Hello everyone, this is the revision part 2 of chapter 3 population composition. So let's start. In this module we will discuss the rural urban composition, literacy and the occupational structure of different countries in the world. Rural urban composition. The division of population into rural and urban is based on their residence. Means on the behalf of their residence we can divide the rural and urban population. यानी कि हम कैसे कहें कि रूरल पॉपुलेशन है या अर्बन पॉपुलेशन, उनके रेजिडेंस के हिसाब से जो पॉपुलेशन सिटीज़ में होगी उसे हम अर्बन कहेंगे और जो विलेजेस या टाउन्स में होगी उसे हम रूरल कहेंगे. सो वी डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस. This division is necessary because rural and urban lifestyle differ from each other in terms of their livelihood and social condition. दोनों के ही जो लिविंग कंडीशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो उनके सोशल टर्म्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. The A6 occupational structure, density of population, level of development, all these varies between rural and urban areas. यानी रूरल और अर्बन एरिया दोनों ही लाइवलीहुड, लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी सोशल कंडीशन, एज और सेक्स के अकॉर्डिंग उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी और लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेराइज करते हैं. फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम पीपल मेल प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं. नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लो होता है. नेक्स्ट, सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होते हैं. So these are difference in rural and urban area. The criteria for the differentiating between rural and urban varies from country to country. This is the another important term. जिन पॉइंट्स पर हम रूरल और अर्बन एरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं या अलग अलग करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे नहीं है. दे वेराइज और डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चेंज होते रहते हैं. इन जनरल टर्म रूरल एरिया आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी एंड अर्बन एरिया आर दोज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट जहाँ के मैक्सिमम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे वो क्या होगा, रूरल एरिया. और जहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी, इट मे बी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, उन सर्विसेज में एंगेज होगी वो एरिया होंगे अर्बन पॉपुलेशन एरिया या अर्बन एरियाज. Rural and urban sex composition of selected countries. The rural and urban differentiation in sex ratio in Canada, West European countries like Finland are just the opposite of those African and Asian country. It means एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की कंपैरिजन में यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एज सेक्स रेशियो है वर्क में, ऑक्यूपेशन में, वो टोटली कैसा है, डिफरेंट है. In the Western countries, male outnumber females in rural area and the female outnumbers the male in urban area. Maximum developed countries में rural areas में maximum male मिलते हैं और urban areas में female. So the excess of the female in urban area of the USA, Canada and area of other countries avail of the vast job opportunities. So the reason of the existence of the maximum female in rural areas, females in the rural areas due to the vast job opportunity. Farming in these developed countries is also highly machinized and remain largely a male occupation. यानी कि जो मशीनरी से वर्क होता है वो सारा फार्मिंग में होता है जिसको मेल करते हैं. इसलिए मैक्सिमम मेल रूरल एरियाज़ में मिलेंगे जबकि मैक्सिमम फीमेल अर्बन एरियाज़ में मिलेंगी. और वो क्यों मिलेंगी, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में वहाँ उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है और जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. द सेक्स रेशियो इन द एशियन urban area remain male dominating.
यानी एशियन कंट्रीज़ की जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में किसका डोमिनेंस मिलता है? मेल का। और ये क्यों मिलता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मेल माइग्रेशन, क्योंकि पहले से ही इन एरियाज़ में यानी एशियन कंट्रीज़ में मेल जो है वो माइग्रेट होते रहे हैं रूरल एरिया से और अर्बन एरियाज़ में एग्जिस्ट करते रहे हैं, इसलिए एशियन कंट्रीज़ के अर्बन एरियाज़ में मेल डोमिनेंस मिलता है। It is also worth noting that in country like India, female participation in farming activity in rural area is fairly high. और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ फीमेल का यानी वुमेन का पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज़ की फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैनुअली होता है, मशीन कम से कम यूज़ होती है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, scarcity of job opportunity and lack of security in the cities remain women in only in rural areas। यानी कि ये सारे वो causes हैं, हाउसेस की कमी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब सिक्योरिटी नहीं होना या जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं होना, सिक्योरिटी की कमी होना सिटीज़ में, ये सब कॉजेज़ इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलती है? रूरल एरियाज़ में ही मिलती हैं, जबकि मैक्सिमम माइग्रेशन किसका होता है? मेल का होता है अर्बन एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द लिटरेसी। proportion of literate population of a country in an indicator of सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी किसी भी कंट्री का अगर हमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो उसके लिए वहाँ की लिटरेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। लिटरेसी रेट से हम वहाँ की डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ के फीमेल के स्टेटस को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही हैं, इन सब चीज़ों को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बोथ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक कॉज भी है एज वेल एज एक आफ्टर इफ़ेक्ट भी है। क्या? लिटरेसी। यानी अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन या किसी भी एरिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन लिटरेट है, सो वही कॉज है वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और उसका आफ्टर इफेक्ट भी क्या है? लिटरेसी ही है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इकोनॉमिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बोथ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है इट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन बहुत हाई लिटरेट है, और अगर वहाँ की पॉपुलेशन हाई लिटरेट है तो भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करके कंट्री के डेवलपमेंट को बहुत हायर कर देते हैं। इन इंडिया, लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 7 years ऑफ एज। इंडिया में हम किसे कहेंगे कि कौन लिटरेट है, कौन लिटरेट नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू इंडिया, लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल अबाउट 7 years ऑफ एज, यानी जिस पर्सन की एज कितनी हो, 7 years से ज़्यादा हो, हु इज़ एबल टू रीड, जो पढ़ सकता हो, राइट, लिख सकता हो, एंड हैव द एबिलिटी टू द अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ कंप्लीट कर सके, इंडिया में उसी को हम लिटरेट कहेंगे। सो द एज इज अबाउट 7 years, रीड एंड राइट एंड एबल टू डू द अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि कितनी पॉपुलेशन कौन कौन से वर्क में एंगेज है। द वर्किंग पॉपुलेशन, वुमेन एंड men, the age group of 15 to 59, as I explained you in the first revision part, 15 or 59 age group, it's they called as a working population, and rest of called as depending population. So the working population of age group 15 to 59 take part in the various occupation ranging from agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial transportation. These are different services. These sectors, or we can say we can divide these
services in different sectors. They are called as primary, secondary, tertiary, quaternary and all. Agriculture, forestry, fishing, mining are classified as primary activities. I just explained you कि ये सब जितने भी वर्क हैं इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में क्लासीफाइड कर सकते हैं. सो ऐसे कौन से वर्क हैं जिनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहेंगे? सो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है. दीज आर क्लासीफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटी. देन मैन्युफैक्चरिंग as secondary activity, transportation, communication, trade classified as tertiary activity, and the job related to the research and developing called as quaternary activity. So in this way we can classify the four categories and their work. The proportion of the working population engaged in these four sectors is a good indicator of the level of economic development of a nation. It means किसी भी कंट्री की जितनी जितनी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन इन एक्टिविटीज़ में एंगेज होगा वो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करेगा. इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी, दे शो अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and the maximum population engaged in tertiary and quaternary activity they show a high level of economic development. यानी कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज है इट मीन्स वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, और अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटनरी एक्टिविटी जैसी वर्क में एंगेज है इट मीन्स वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है. दिस इज बिकॉज ओनली अ डेवलप्ड इकोनॉमिक विद इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर can accommodate more worker in the secondary, tertiary and quaternary sectors. If the economy is still in the primary stage, means अगर maximum population अगर primary stage में ही है, so then the people of the country engaged in primary activity would be high, or it involve extraction of the natural resources and show a low development of the economy. So in this way we can say किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जिस वर्क में एंगेज है उससे हम वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन. इन नेक्स्ट वीडियो we will revise the 4th chapter human development. Thank you.